नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग दर्पण के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, दर्पण दो तरह के होते हैं। एक समतल दर्पण, एक समतल हो गया, और दूसरा गोलीय दर्पण। दर्पण दर्पण मीन्स क्या होता है? आईना। आईना। तो दर्पण दो तरह के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है? जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाएगा। इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय मीन्स होता है गोल। गोलीय मीन्स हो गया गोल। ऐसा दर्पण जो कि गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। ऐसा दर्पण जो गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। अब है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो, एक होगा अवतल दर्पण और दूसरा हुआ उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक हुआ अवतल दर्पण और दूसरा हुआ उत्तल दर्पण। अब देखिए क्या है, दर्पण गोल है। तो अब जैसे ये गोल दर्पण है तो इसको हम काट देते हैं बीचों बीच। तो ये क्या हुआ, अलग अलग दर्पण हो गया। अब इसमें चलिए, ये क्या है? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो है इसका एक बीच वाला भाग केंद्र होता है। गोल है तो गोल दर्पण का जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। केंद्र मतलब सेंटर, सेंटर अर्थात इसे सी से सूचित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण क्या हुआ? गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब चलिए, दर्पण का है मध्य बिंदु। कोई भी दर्पण है उसका मध्य बिंदु होता है। मान लीजिए ये है एक दर्पण है, तो इसको जो ऐसे करेंगे, ऐसे काटेंगे तो यह बीच वाला हुआ एक केंद्र हो गया। तो इस तरह जो दर्पण है, दर्पण का जो ये बीच वाला भाग है मध्य बिंदु, इसे ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। पोल हो गया। अब है इसका जो केंद्र हुआ, इसको ऐसे करेंगे तो इसका एक केंद्र होगा। तो इसको क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। तो दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र हो गया। अब है वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। अब ये है ध्रुव हुआ और ये वक्रता केंद्र C हुआ। इसको मिलाने वाली रेखा को प्रधान रेखा या मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है और दर्पण का जो केंद्र हुआ उसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब यहाँ से चलते हैं, ये प्रधान अक्ष हुआ या मुख्य अक्ष किसको कहा जाता है? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब है ये प्रधान अक्ष के समांतर है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ से लौट गया तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। आने वाली को आपतित किरण और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, तो यहाँ मिल रहा है तो इसे जिस बिंदु पर मिलता है उसे फोकस कहा जाता है। तो फोकस क्या हुआ? प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहा जाता है। तो ये हो गया। अब है क्या फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी क्या हुआ, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। एक हो गया। फिर है ध्रुव और वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या क्या हुआ, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये हो गया वक्रता त्रिज्या हो गया। अब है क्या होता है वक्रता त्रिज्या, मतलब यहाँ और यहाँ की दूरी जो है क्या होता है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अर्थात क्या हुआ वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुना फोकस दूरी। अर्थात क्या हुआ r बराबर 2f। वक्रता त्रिज्या क्या होता है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी। तो अब है कि फोकस दूरी की दोगुनी हो गई तो f बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा f बराबर r/2। अर्थात क्या हुआ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो परीक्षा में देता है यदि फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो इसका 2 गुना हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी, तो क्या हो जाएगा 4 × 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या क्या होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यदि है कि वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा 16/2 अर्थात 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है जैसे दर्पण है, आईना जो देखते हैं उसका मोटाई रहता है या चौड़ाई होता है, मोटाई या चौड़ाई होता है। मोटाई जो होता है इसको क्या कहा जाता है द्वारक कहा जाता है। दर्पण के चौड़ाई को, आईना जो देखते हैं उसका मोटाई होता है या चौड़ाई होता है, उसको क्या कहा जाता है द्वारक कहा जाता है। दर्पण की मोटाई को द्वारक कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मापते हैं दूरी मापते हैं, तो दूरी ध्रुव से मापा जाता है। किस ध्रुव से दूरी मापा जाता है। किसी का भी दूरी मापना हो दर्पण का कहाँ से मापा जाएगा ध्रुव से। अब इसमें क्या देखना है ध्रुव के बाईं ओर जो भी रहेगा तो वो क्या होगा माइनस चिन्ह होगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव के बाईं ओर कोई वस्तु है या प्रतिबिंब है या जो भी है तो बाईं ओर रहेगा तो वह माइनस में होगा। ध्रुव के बाईं ओर जो भी वस्तु रहेगा या प्रतिबिंब होगा वह माइनस में होगा, और ध्रुव के दाईं ओर क्या होगा प्लस में होगा। ध्रुव के बाईं ओर माइनस में और ध्रुव के दाईं ओर प्लस में होता है। ये हो गया चिन्ह परिपाटी के अनुसार। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। अभी पढ़े दर्पण 2 तरह का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसको कहा जाता है परावर्तक सतह जिसका धसा हुआ हो। परावर्तक क्या हुआ जैसे ये हुआ यहां से आया यहां से लौट गया, तो ये देखिए क्या है धसा हुआ है। जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। परावर्तक मतलब जहां से रिटर्न होता है लौटता है। ये हुआ इधर तो पॉलिश किया हुआ है, और परावर्तक सतह क्या हुआ ये वाला हुआ परावर्तक सतह। तो ये अंदर की ओर धसा हुआ है, तो जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है।
और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल में क्या है, ये है बाहरी वाला जो है परावर्तक सतह, बाहरी वाला है, तो बाहरी वाला जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उभरा देख लीजिए इधर क्या है, उभरा हुआ, इधर पॉलिश किया हुआ है, तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है, और जिसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, अवतल, और जिसका परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, इधर क्या है, ऐसे है, तो ये उभरा हुआ है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। अब है कि उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण, और इसको अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी। अभिसारी मतलब होता है सबको एक जगह एकत्रित करना। जैसे ये उत्तल दर्पण है, इधर से क्या होगा, सभी को एक जगह परावर्तित करेगा, इधर से आया सबको एक जगह परावर्तित करेगा, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सभी किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है, एक जगह फोकस करता है, एक जगह एकत्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब फिर क्या है, उत्तल दर्पण को अपसारी। अपसारी मतलब होता है फैलाना, दूर दूर करना। अपसारी मतलब दूर दूर करना। जैसे ये है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से इधर फैल गया, इधर फैल गया, इधर फैल गया, ये सब क्या कहलाएगा, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब है एक प्रतिबिंब होता है, इसमें क्या बनता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो तरह का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हुआ दो तरह का, वास्तविक और काल्पनिक। जैसे हुआ ये अवतल दर्पण है, प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण जहाँ पे मिला, आपतित किरण परावर्तन के बाद, जैसे यहाँ मान लीजिए है कोई वस्तु रखा हुआ है, तो वास्तविक कटौन से बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे यहाँ से चला है, ये वस्तु है, इसका यहाँ से आया, फिर यहाँ जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक कटौन से बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ये याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। यदि इसका सर ऊपर है तो इसका जो प्रतिबिंब का सर नीचे होगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये हुआ। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। जैसे कि फिल्म सब में होता है, प्रतिबिंब जो उतरता है वह क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। फिर है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। जैसे ये उत्तल दर्पण है, अब है कि यहाँ है ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ से चला और फिर क्या हुआ, यहाँ से लौट गया।
अब इसमें क्या होता है, लौटा है यहाँ, लेकिन क्या वास्तव में लगता है कि यहाँ से आते हुए, मतलब वह कल्पना कर रहे हैं तो यहाँ से कि कहाँ से आ रहा है, इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो कल्पना कर रहे हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब हुआ यहाँ बना, तो ये क्या कहलाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ाने से, इसको किरण को आगे बढ़ाने से, मतलब कल्पना करने से ये जो प्रतिबिंब बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। ये जैसे ऊपर है तो ये प्रतिबिंब भी क्या होगा, ऊपर ही होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ये हो गया। अब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो क्या हुआ, वास्तविक कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है और काल्पनिक कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ये हो गया। अब है क्या, परीक्षा में आता है कि किसी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ कहाँ रखने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसमें 6 कंडीशन है अवतल दर्पण में। तो चलते हैं देखते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, और इधर क्या होता है, अनंत। अब इसमें देखना है 6 कंडीशन है, कॉमन सेंस वाले, कुछ नहीं, बहुत इजी है। चलिए सबसे पहले क्या है, ये वस्तु है अनंत पे रखा हुआ है, अनंत पर है। अनंत पर जब वस्तु है तो अनंत पर वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ये याद रखना है। अनंत हो गया ये, अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। एक याद रखना है, अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर है, अनंत मतलब दूर हो गया, जैसे सूरज हो गया, यहाँ से चंद्रमा हो गया, वो सब अनंत माना जाता है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यहाँ बनता है, मान लीजिए ये है वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। क्या बनता है, बहुत अनंत पर की वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक। अब ये क्या है, बताए थे वास्तविक है तो उल्टा भी बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। और क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा, अर्थात बिंदु के समान बनता है, बहुत छोटा बनता है। तो क्या हुआ, जब वस्तु अनंत पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पर बना। तो कैसा बनता है, वास्तविक। जब वास्तविक है तो उल्टा होगा और वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा अर्थात बिंदु के अनुसार बनता है। एक कंडीशन हो गया पहला। अब देखिए अनंत से चले, यहाँ क्या है, ये तो हो गया अनंत और ये हुआ वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे जैसे वस्तु को इधर लाएंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ आते जाएगा, इधर आते जाएगा। जब वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस। वस्तु जैसे इधर जाएगा प्रतिबिंब क्या होगा, इधर आएगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। दूसरा कंडीशन हो गया।
तो अब ये कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक बन रहा है। अब वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा भी होगा। और यहाँ जो क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा, मतलब यहाँ तो बिंदु था लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है बिंदु की अपेक्षा। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अब चलिए यहाँ से फिर वस्तु को कहाँ लेके चले, इधर से इधर चले, तो वक्रता केंद्र पर लाए। क्या हुआ, वक्रता केंद्र पर लाए। जब वस्तु को कहाँ लाए, वक्रता केंद्र पर, तो अब क्या होगा, प्रतिबिंब यहाँ था तो ये घसक के कहाँ आ जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही आएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ बनता है, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो कैसा बनेगा, वास्तविक तो बनेगा ही, उल्टा बनेगा और क्या होगा, वस्तु के बराबर बनेगा। मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। 3 कंडीशन हो गया। अब फिर चौथा है, अब ये वस्तु को हम कहाँ लेके आए, यहाँ लेके आए। वस्तु को यहाँ ले, जैसे वस्तु यहाँ आया तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इधर आ जाएगा। वस्तु इधर गया तो इसका प्रतिबिंब, वस्तु जब क्या है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। अनंत के बीच वक्रता केंद्र ये हो गया और अनंत ये है, इसके बीच में बना। तो अब ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब यहाँ से फिर कहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चलते हैं। तो अब वस्तु कहाँ है, फोकस पर है। जब वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा, चौथा हो गया, 4 हुआ और 5। तो यह कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा तो बनना ही बनना है और बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 5 तो ये हुआ। अब है कि वस्तु कहाँ आ जाता है, वस्तु ये है, वस्तु आ गया कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच में है। वस्तु कहाँ है, ध्रुव और फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। तो कैसा बनता है, देखिए सीधा बनेगा। अब सीधा है तो मतलब क्या हुआ, काल्पनिक होगा। और क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। परीक्षा में ये देता है, अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ रखा हुआ हो, अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। सीधा, जब सीधा होगा तो काल्पनिक होगा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो हम सब आईना जो होता है, दर्पण, वहाँ हजामत करने के लिए जाते हैं, शेविंग करने के लिए जाते हैं तो कहाँ रखता है, आदमी जो रहता है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है। दर्पण के कहाँ रहता है, फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है आदमी। तो जिससे क्या होता है, उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और बड़ा। तो इसीलिए छोटा छोटा जो दाढ़ी होता है बड़ा दिखता है। ये हो गया 6 कंडीशन हुआ। अब है फिर अवतल दर्पण में।
अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या होता है, दो कंडीशन ही है। एक तो है वस्तु अनंत पर हो, तो इसका फोकस दूरी किधर होता है, इधर हो गया, एफ हुआ, सी हुआ। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। उत्तल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, उसके फोकस पर बनता है। उत्तल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में हम जानते हैं सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। एक पहला कंडीशन क्या हुआ, अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। इसके अतिरिक्त कहीं भी रखा रहे, अनंत के अतिरिक्त कहीं भी रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। मान लीजिए फोकस पे रहेगा तो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र पर भी रहेगा तो ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा। सब में वही होगा, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में दो कंडीशन हुआ, अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा तो उत्तल में काल्पनिक बनता है, काल्पनिक सीधा होगा और वस्तु से बहुत छोटा। इसके अतिरिक्त कहीं भी रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, जो कैसा होगा, छोटा होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। इतना पढ़ लिए। अब है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है, पहला होता है सोलर कुकर में। सोलर कुकर में। अब कहिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में क्यों होता है, तो अभी बताए थे। अवतल दर्पण क्या करता है, सूरज से आने वाले सभी प्रकाश की किरण को एक जगह एकत्रित करता है। जैसे ये है तो सबको क्या करेगा, एक जगह, सबको एक जगह एकत्रित करता है। इसीलिए क्या होता है, सब गर्मी एक जगह पड़ता है तो खाना जल्दी बन जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में होता है। क्यों, बताए थे। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा था क्योंकि वह सभी प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। दूसरा होता है क्या, घड़ी में जो होता है, घड़ी के दुकानदार कौन सा रखता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ऐसे करके जो देखता है अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए छोटा छोटा वस्तु जो होता है वो बड़ा दिखता है, इसलिए होता है। तीसरा हुआ नाक कान सब जो देखने के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का करता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, गाड़ी का जो आगे वाला होता है, हेडलाइट होता है, सर्च लाइट होता है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब है दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत बनाने वाले दर्पण में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का होता है। क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है, बताए थे अभी, फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। फिर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में का उपयोग कहाँ होता है, गाड़ी जो होता है, गाड़ी के साइड मिरर, कोई भी गाड़ी है उसके बगल में जो आईना लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। अब कहिएगा क्यों उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। एक तो क्या होता है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, मतलब क्या होता है, देखने का क्षेत्र। जैसे ही कोई आगे गाड़ी है तो पीछे उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो पूरा जगह दिखता है। क्या दिखता है, पूरा जगह दिखता है, उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। एक हुआ।
दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब आता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा, बहुत बड़ा है कि कोई गाड़ी है उसका छोटा प्रतिबिंब बन के दिख जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर मतलब बगल वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, गली सब में जो लैंप लगा रहता है, जलता है रात में, जो लाइट है सड़क पे एरिया पे जो लाइट जलता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया। अब एक होता है दर्पण का सूत्र, क्या होता है, 1/u + 1/v बराबर 1/f। 1/u क्या हुआ, वस्तु की दूरी, 1/v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और 1/f हो गया फोकस दूरी। क्या होता है, परीक्षा में होता है अवतल दर्पण का सूत्र, दर्पण का क्या सूत्र होता है, 1/u + 1/v बराबर 1/f होता है। 1/u + 1/v बराबर 1/f, ये क्या है, दर्पण का सूत्र है। u हुआ वस्तु की दूरी, ये हुआ प्रतिबिंब की दूरी, और ये हुआ फोकस दूरी। एक होता है आवर्धन। आवर्धन मतलब क्या, प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बना और वस्तु है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई v, वस्तु की ऊंचाई u, तो m बराबर क्या हुआ, v/u। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। अर्थात मतलब कितना गुना ये बड़ा है, प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना है, कितना गुना छोटा बना है, उसको आवर्धन कहा जाता है। ये हुआ। तो हम अभी ये क्या पढ़े, दर्पण पढ़े। दर्पण दो तरह का होगा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह का हो गया, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो क्या होता है, ध्रुव होता है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र होता है। यहाँ फिर क्या होता है, जो पराये फोकस कहलाता है। फिर क्या होता है, r बराबर f/2 पर है। कोई भी जो नापा जाता है कहाँ से गिना काउंट किया जाता है, ध्रुव से। ध्रुव के बाईं ओर रहेगा तो उसका चिन्ह माइनस में होगा, और दाईं ओर रहेगा तो उसका क्या होगा, प्लस में होगा। और वस्तु क्या है, जो भी वस्तु क्या हो, उल्टा हो, प्रतिबिंब यदि उल्टा बनता है तो वो क्या कहलाएगा, माइनस में, और सीधा बनेगा तो वह क्या होता है, प्लस में होता है। मतलब क्या हुआ, जो भी वस्तु उल्टा बनेगा तो उसको माइनस में इंडिकेट करेंगे, जो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा उसको प्लस से इंडिकेट करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।